छोटी मेई एक पार्टी में अपने नए बॉयफ्रेंड छोटे शुआई से मिलती है। जब दोनों के बीच बात थोड़ी आगे बढ़ने लगती है, छोटी मेई अचानक मना कर देती है, लेकिन थोड़ी ही दूर जाकर उसे सड़क किनारे 3 अजीब बैग दिखाई देते हैं। वह एक बैग खोलती है और सामने एक लाश देखकर सन्न रह जाती है। जैसे ही वो पास जाकर लाश को गौर से देखने लगती है, डर के मारे वह वहां से भागकर घर लौट जाती है। लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचती है, उसके कानों में घंटी की आवाज गूंजती है। असल में छोटी मेई की मां एक बीमारी के चलते बिस्तर पर जकड़ी हुई थी। छोटी मेई घर के अंदर आती है। डाइनिंग टेबल पूरी तरह बिखरी पड़ी है। उनके मन में कुछ गलत होने का शक पैदा होता है, लेकिन दरवाजे की आंख से खून बह रहा होता है। बोट हाउस में जोरदार धमाका होता है। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है। असल में 10 महीने पहले एक हादसे में छोटी मेई की मां की मौत हो गई थी। छोटी मेई खुद को कभी माफ नहीं कर पाई और रोज आत्महत्या के बारे में सोचने लगी। पिता मजबूर होकर उसे एक मानसिक अस्पताल में भर्ती करा देते हैं। घर लौटते समय पिता उसे अपनी नई लिखी किताब देते हैं, जिस पर छोटी मेई और उसकी बड़ी बहन का नाम लिखा होता है। पिता फिर एक डिब्बा निकालते हैं जिसमें कुछ बिस्किट होते हैं। घर पहुंचने पर उसे बोट हाउस ठीक मिला। वह उसे देखने जाती है। दरवाजे की झिड़ी से अंदर झांकते ही उसे उसी रात का दृश्य दिखता है जब मां की मौत हुई थी। इसके बाद वह अपनी बड़ी बहन से मिलती है और दोनों नदी किनारे बैठकर बात करते हैं। पता चलता है कि सौतेली मां पहले इस घर की आया नौकरानी थी। मां की मौत के बाद वह पिता के करीब आती गई। अब तो बस शादी ही बाकी थी। बातों ही बातों में बड़ी बहन गुस्से में फट पड़ती है। वह कहती है कि उसने छोटी मेई को ढेरों चिट्ठियां भेजी, लेकिन एक का भी जवाब नहीं मिला। छोटी मेई चौंकती है। असल में ये सब पिता का काम था, जो उसने चिट्ठियां जानबूझकर नहीं भेजी। वह पिता को खूब खरी खोटी सुनाती है, लेकिन पिता चुप रहते हैं। घर लौटकर छोटी मेई रसोई में सौतेली मां को खाना बनाते देखती है। वह पास जाकर देखती है। सौतेली मां मुस्कुराकर उससे बात करती है, वादा करती है कि वो अच्छी सौतेली मां साबित होगी। छोटी मेई फिर ड्राइंग रूम में जाती है, लेकिन देखती है कि उसका पुराना छोटा ब्लैक बोर्ड गायब है। जब वह अटारी जाती है तो ब्लैक बोर्ड मिल जाता है, लेकिन साथ ही एक डिब्बा भी मिलता है। उसमें मां की घंटी और परिवार की कुछ पुरानी तस्वीरें होती हैं, लेकिन सौतेली मां की तस्वीर देखकर छोटी मेई के मन में चुभन सी होती है। तीसरा कभी परिवार नहीं बन सकता। रात को बड़ी बहन खेलने आती है। वह छोटी मेई के हाथ में घंटी देखकर उसे उठाकर फेंक देती है। छोटी मेई नाराज होती है, क्योंकि वो मां की आखिरी निशानी थी। अगले दिन पूरा परिवार टीवी देख रहा होता है। छोटी मेई से पिता और सौतेली मां का मेल जोल देखा नहीं जाता। वह उठकर बाहर चली जाती है। वह पिता के कमरे में जाती है, जहां उसे एक क्रिस्टल बॉल मिलती है। उसे छूते ही उसके दिमाग में एक दृश्य कौंध जाता है। फिर घंटी की आवाज सुनाई देती है। वह फिर से बोट हाउस की ओर जाती है। वह अंदर जाती है, पर वहां कोई नहीं होता। जैसे ही वह मुड़ती है, एक अजीब सा राक्षस उसकी ओर रेंगता हुआ आता है। राक्षस धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता है और अचानक चिल्लाता है। छोटी मेई चीख पड़ती है और राक्षस गायब हो जाता है। बड़ी बहन उसकी चीख सुनकर दौड़ती है। छोटी मेई कहती है, उसने मां को देखा। बड़ी बहन को यकीन नहीं होता। इसी वक्त सौतेली मां आवाज देती है। दोनों बहनें उसे देखती हैं। छोटी मेई जोर देकर कहती है, मां की मौत हादसा नहीं थी, असल हत्यारी वही सौतेली मां है। छोटी मेई गुस्से से सौतेली मां की ओर इशारा करते हुए कहती है, मां की मौत एक हादसा नहीं थी, उसे तुमने मारा था। सौतेली मां कुछ देर चुप रहती है, फिर शांत स्वर में कहती है, मैंने तुम्हारी मां को नहीं मारा। अगर मैंने मारा होता तो क्या मैं अब तक पुलिस की पकड़ में नहीं आ जाती। फिर वह मुस्कुराते हुए छोटी सी नजर में शाओ मेई ने 3 अजीब बच्चों को देखा। जैसे ही उनमें से एक लड़की ने मुड़कर देखा, शाओ मेई को याद आया, ये तो वही बच्ची है। लेकिन तभी सौतेली मां ने उसे आवाज दी। जब शाओ मेई ने फिर से देखा, वो तीनों बच्चे गायब हो चुके थे। सब्जी खरीदते वक्त शाओ मेई को शाओ शुआई भी नजर आया। उसने कोई बहाना बनाया और उससे मिलने चली गई। उसे लग रहा था कि शाओ शुआई को उस आग की घटना के बारे में जरूर कुछ पता होगा, लेकिन वो काम पर थी। इसीलिए उन्होंने तय किया कि रात को समुद्र किनारे मिलेंगे। तभी सौतेली मां आ गई। घर लौटने के बाद उसकी बड़ी बहन ने उसे रोका। उसने सौतेली मां के कमरे में एक अजीब सा बैग देखा था। अंदर पूरा का पूरा बेहोशी का मेडिकल किट मिला। रात को दोनों चुपचाप घर से निकल गईं। वे समुद्र किनारे पहुंची, लेकिन शाओ शुआई नहीं आई। शाओ मेई को चिंता होने लगी, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। शाओ मेई डर के मारे चाहती थी कि बहन उसके सोने तक रुके। आधी रात को शाओ मेई किसी डरावने सपने से उठी। तभी शाओ शुआई खिड़की से अंदर आई। शाओ मेई ने देखा, वो पूरी तरह भीगी हुई थी। उसने पूछा, तू ऐसी क्यों है? शाओ शुआई बोली, मैं फिसल गई थी। वो उस रात की सच्चाई बताने ही वाली थी कि शाओ मेई का हाथ उसके पीठ पर चला गया और जब उसने कपड़ा उठाया, उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई थी। शाओ मेई डर के मारे पीछे हटने लगी। शाओ मेई ने तुरंत दरवाजा बंद किया और बाहर भाग गई। जब उसने दरवाजा फिर खोला, शाओ शुआई गायब थी। तभी खिड़की से एक राहत हेलीकॉप्टर नजर आया। जैसा डर था, शाओ शुआई की लाश मिल चुकी थी। पुलिस का कहना था कि वह नाव से गिर गई थी और उसकी पीठ टूट गई थी। पुलिस प्रमुख ने शाओ मेई को सांत्वना दी। वो थोड़ी बेहतर महसूस करने लगी। घर पहुंचने के बाद शाओ मेई ने अपने पिता से कहा कि सौतेली मां ने सुपरमार्केट में उनकी बातें सुन ली थीं, इसलिए उसने उन्हें अलग करने की कोशिश की, लेकिन पिता को उसकी बातें पागलपन लगीं। शाओ मेई कमरे में लौट आई और अकेले रोने लगी। उसने बहन को बताया, शाओ शुआई कल रात मुझसे मिलने आई थी। बहन को यकीन नहीं हुआ। तब शाओ मेई ने अपना हाथ दिखाया।
उस पर नील पड़ा हुआ था। अब बहन को भी डर लगने लगा। वो बोली, सौतेली मां के लिए अब सिर्फ हम दोनों ही बचे हैं। दोनों ने मिलकर उसकी असली पहचान की जांच शुरू की। उन्होंने उसके पुराने रिकॉर्ड खंगाले और कॉल कर करके सब पूछा। असली राज सामने आया। सौतेली मां का असली नाम कहीं दर्ज ही नहीं था। वो नाम असल में एक महिला टीचर का था जो कुछ साल पहले मर चुकी थी। शाओ मेई ने जाकर उससे सवाल किया, तुम्हारा असली नाम क्या है? जब शाओ मेई अपने पिता को सच बताने जा रही थी, वो उसे रोककर धमकाने लगी, अगर तुमने कुछ कहा तो मैं तुम्हें फिर से मानसिक अस्पताल भिजवा दूंगी। अगले दिन पिता ने एक पार्टी रखी। पिता ने शाओ मेई से कहा, जाओ सौतेली मां की मदद करो। शाओ मेई किचन में गई। सौतेली मां ने उससे कूड़ा फेंकने को कहा। जैसे ही शाओ मेई कूड़ा बाहर लेकर गई, कूड़े का बैग हिलने लगा। वो डरते डरते पास गई। एक टमाटर सॉस की बोतल गिर गई। वो झुककर उसे उठाने ही वाली थी कि एक छोटी लड़की सामने आ गई। वो बोली, अगली बारी तेरी है। सौतेली मां दौड़ती हुई आई। डिनर बर्बाद देखकर बोली, तुझे मुझसे क्या दिक्कत है? पिता भी आया और गुस्से में बोला, जाकर सो जा। रात को शाओ मेई ने अपने पिता को सौतेली मां की असली पहचान के बारे में बताया, लेकिन पिता को फर्क नहीं पड़ा। उसे लगता था ये औरत सब उनके लिए ही कर रही है। पिता ने कहा, अब तुम्हें उस अस्पताल वापस जाना चाहिए। फिर बताया, वो सौतेली मां से शादी करने वाला है। शाओ मेई अब पूरी तरह टूट चुकी थी। अगले दिन उन्हें शाओ शुआई की अंतिम यात्रा में जाना था। समाधि स्थल पर शाओ मेई को फिर वही लड़की दिखी। वो उसके पीछे गई। एक कब्रिस्तान के कोने में लड़की गायब हो गई। फिर शाओ मेई का पैर फिसला और वो एक गड्ढे में गिर गई। वहां 3 कब्रें थीं। सभी का उपनाम लाइट था। जांच में पता चला 1996 में 3 बच्चों की लाश एक जंगल में मिली थी। उन्हें पहले बेहोश किया गया और फिर बेरहमी से मारा गया। हत्यारिन एक महिला नर्स कैंप, जो उन्हीं बच्चों की देखभाल करती थी। पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई थी। फिर शाओ मेई ने एक फोटो देखी जिसमें एक औरत की जंजीर उसकी सौतेली मां जैसी ही थी। अब पक्का हो गया, सौतेली मां ही कैंप है। दोनों ने उसके कमरे से जंजीर चुराने की योजना बनाई, लेकिन सौतेली मां दरवाजे के बाहर सब सुन चुकी थी। शाओ मेई जैसे ही कमरे में गई, सौतेली मां ने उसे वहीं पकड़ लिया। उसने जंजीर पकड़ने ही वाली थी कि सौतेली मां ने नशे का इंजेक्शन निकाल लिया। शाओ मेई ने उसे रोकने की कोशिश की, फिर एक परफ्यूम की बोतल से हमला किया और भाग गई। जैसे ही वो बाहर भागी, उसकी बहन जमीन पर गिरी मिली। वो दौड़कर पास गई, लेकिन सौतेली मां ने उसे भी नशे का इंजेक्शन दे दिया था। अब उसे अकेले जाना पड़ा। गाड़ी लेकर वह पुलिस स्टेशन पहुंची। पुलिस को सब कुछ बताया, कैंप का असली चेहरा, हत्या की सच्चाई और वो जंजीर दिखाते हुए बोली, यही सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन पुलिस ने कहा, हम पहले जांच करेंगे। शाओ मेई गुस्से में बोली, मेरी बहन खतरे में है। लेकिन पुलिस प्रमुख ने जवाब दिया, तुम्हारी बहन अब खतरे में नहीं है। शाओ मेई सो गई। जब वह जागी, सौतेली मां वापस आ चुकी थी। उसे पकड़कर फिर से नशा दे दिया गया।